अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। इस एपिसोड में जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, पीएमपी हमने स्टार्ट कर दिया है। पीएमपी जो है पिम बुक हम सारी पढ़ेंगे यहाँ पर। पिम बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको एलेबोरेट करेंगे, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो आज शुरू करते हैं पिम बुक का चैप्टर 1। सबसे पहले देखते हैं पिम बुक है क्या एक्चुअली। पिम बुक है और ये जो है BOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है एक्चुअली। तो आपको जैसे पता चल गया, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये कलेक्टिव नॉलेज है ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो बिहेवियर होता है, जिस तरह के काम वो करते हैं, ठीक है, जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उन सब को कलेक्ट करके एक जो नॉलेज, उन सारी नॉलेज को कलेक्ट करके पिम बुक PMI ने बनाई है। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको बॉडी ऑफ नॉलेज का है और ये इवॉल्व हो रही है। ठीक है, डे बाय डे ये नॉलेज, इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और करंटली जो है पिम बुक का सिक्स्थ एडिशन अभी चल रहा है पिम बुक का। ठीक है, जो कि रिलीज हुआ है सिक्स्थ एडिशन आपका सितंबर 2017 में। तो ये सिक्स्थ एडिशन सितंबर 2017 में रिलीज हुआ है, उससे पहले फिफ्थ था। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है फिफ्थ और सिक्स में, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ प्रोसेस ऐड किए गए और पूरा एक एजाइल जो है, एजाइल मैनेजमेंट ऐड कर दिया गया है PMP के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले पिम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद एजाइल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। पिम बुक जो है वो सब्सक्राइब करती है एक्चुअली, इसमें है पिम बुक में 5 प्रोसेस ग्रुप है। एज पर PMI 5 प्रोसेस ग्रुप होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो 5 प्रोसेस ग्रुप है। और उसके बाद जो है कुछ नॉलेज एरियाज हैं, हम सारे पढ़ेंगे इसमें वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि PMI पिम बुक के बारे में क्या कहता है। चलिए देखते हैं PMI ने पिम बुक को कैसे डिफाइन किया। PMI ने डिफाइन किया पिम बुक को एज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द नॉलेज विद इन द प्रोफेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो जो नॉलेज यूज़ हो रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जो रोल होता है, जो जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जितनी भी नॉलेज चाहिए प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उस सब को डिस्क्राइब किया है पिम बुक में। ठीक है, तो पिम बुक में 2 तरह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं पिम बुक में इंक्लूड है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो वाइडली यूज़ होती हैं, हर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम यूज़ होती हैं, कि रिसोर्सेज की हायरिंग करना है, रिसोर्सेज एलोकेट करना है, स्कोप डिफाइन करना है, प्लान करना है, उसको रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं जो इमर्ज करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं ये पिम बुक में इंक्लूडेड हैं। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई जैसे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, और स्कोप डेफिनेशन हो गई, स्कोप को किस तरह से डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। प्लानिंग हो गई प्रोजेक्ट की, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हो गई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई। कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो इमर्ज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन। ओके, डिफरेंट प्रोफेशन में डिफरेंट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। ठीक है, तो पिम बुक को आप कह सकते हैं कि पिम बुक इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक सबसेट है पिम बुक जो है, एक सबसेट है दैट जनरली रिकॉग्नाइज एज अ गुड प्रैक्टिस। ओके, दैट जनरली रिकॉग्नाइज एज अ गुड प्रैक्टिस। जब PMI ने ये पिम बुक को डिफाइन किया और पिम बुक को बनाया, तो और जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें इंक्लूड की, तो पूरे वर्ल्ड ने, हर इंडस्ट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, और इन प्रैक्टिसेस को एज अ गुड प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हैं ये पिम बुक में इंक्लूडेड है। अब पिम बुक जो है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली।
तो पीएमआई ने डिफाइन किए हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो हम कहेंगे कि पिम बुक जो है वो स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करती है। कौन से स्टैंडर्ड है? द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड है सिर्फ हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड होता है जो पीएमआई ने डिफाइन किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो पिम बुक में हम सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो पिम बुक 6 एडिशन है, ठीक है, उसमें हम सिर्फ ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन पीएमआई ने डिफाइन किया है। अगर आप पीएमपी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और आपका इंटरेस्ट फिर भी डेवलप रहता है तो आप उसके बाद पीजीएमपी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजमेंट और पीएफएमपी कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम फर्दर जब चलेंगे तो मैं आपको डिफाइन करूंगा, कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा प्रोजेक्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। ये डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या है। मैं प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में और आपको, अब में से कुछ लोगों को पता चलेगा कि आप प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहे। पीएमआई ने प्रोजेक्ट को किस तरह डिफाइन किया, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट में मस्ट हैं देखने के लिए कि ये प्रोजेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो मैं उसको पूरे को डिफाइन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली पीएमआई के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट द प्रोजेक्ट इज। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट पीएमआई के अकॉर्डिंग होता है, प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकिंग टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और अ रिजल्ट। ठीक है, तो जो मैंने ये रेड में हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेरी एंडेवर का मतलब ये हो गया कि फॉर एवर रन नहीं होता प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए चलता चला जाए, उसकी कोई स्टार्ट और एंड डेट नहीं होती। ठीक है, टेम्परेरी एंडेवर का मतलब हो गया कि स्टार्ट डेट होगी प्रोजेक्ट की कोई, ठीक है, और एंड डेट होगी प्रोजेक्ट की कोई। प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा ज़रूरी और स्टार्ट भी होगा ज़रूरी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेंटेनेंस हो रही है और उसकी कोई डेट नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस चलती चली जा रही है, 6 साल के लिए, 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गया किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए और वो मेंटेनेंस करते रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट की जो नई खासियत है वो है यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है और कोई भी रिजल्ट हो सकता है यूनिक। ठीक है, कोई भी एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक रिजल्ट और यूनिक सर्विस जो है होनी चाहिए प्रोजेक्ट के एंड में। ठीक है, अदरवाइज उसे प्रोजेक्ट नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम की कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी एयरटेल है, एयरटेल ने प्रोजेक्ट दे दिया एरिक्सन को। ठीक है, सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए। तो जो भी एयरटेल की साइट्स पर जितने भी अलार्म्स आ रहे थे, जो भी हार्डवेयर फॉल्ट आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, मेंटेनेंस सिर्फ एरिक्सन कर रही थी, तो इसको प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। ये हो गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? एयरटेल ने एरिक्सन को एक प्रोजेक्ट दिया कोई फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए, 200 साइटें दे दी, 200 साइटों पर L800 यानी LTE 800 बैंड जो है वो ऐड करना है। अब ये क्या है, ये एक न्यू सर्विस है। ठीक है, और ये कस्टमर के लिए न्यू प्रोडक्ट है। अगर ये न्यू प्रोडक्ट है तो इसका मतलब उसका कुछ टाइम भी दिया होगा कि इस टाइम पीरियड में, मान लीजिए एयरटेल क्या है, कस्टमर है। ठीक है, एयरटेल ने प्रोजेक्ट दिया एरिक्सन को। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट किया कि 200 साइट्स जो हैं, 200 टेलीकॉम साइट्स जो हैं उन पर L800 या फिर 3G 900 इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये नई फ्रीक्वेंसी है जो कि ऐड करनी है एरिक्सन को, यानी न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सर्विसेज है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो ये ऐड करना है और इसका 100% एयरटेल कोई टाइम देगी। ठीक है, सपोज एयरटेल ने टाइम दिया कि अप्रैल 21 से लेके आपको दिसंबर 21 तक ये प्रोजेक्ट टाइम है। ठीक है,
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। इस ड्यूरेशन में आपको ये 200 साइटें कंप्लीट हैंड ओवर करके एयरटेल को देनी है, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं हम प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ। प्रोजेक्ट में क्या होता है, रिपीटिव भी हो सकता है। जैसे एक कोई सिविल का प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए दी हुई है कंपनी ने, ठीक है, आपको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। अब क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही दे दिया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, काम सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई नई चीज़ नहीं करनी है उसमें। मान लीजिए बिल्कुल सेम बिल्डिंग है, सेम फ्लोर्स है, सेम सारा फ्लोर वगैरह सब कुछ सेम है, रूम सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम लग रहा है, सब कुछ सेम लग रहा है, तो वो आप क्या है, यूनिक प्रोडक्ट नहीं है और टाइम तो है उसका, ठीक है, टेम्परेरी एंड्योर है, वो टाइम उसका दे रखा है प्रोजेक्ट का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया जनवरी 21 से लेकर टाइम पीरियड, ठीक है, और आपने दिसंबर 21 तक उसको कंप्लीट कर दिया किसी भी बिल्डिंग को, ठीक है, एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट उस प्रोजेक्ट दिया उन्होंने जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 22 तक, ये भी एक साल का प्रोजेक्ट था, यहां पर भी सेम बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रिपीटिव प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन क्या है, टाइम भी डिफरेंट है, ठीक है, टाइम पीरियड डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है, रिसोर्सेज भी हो सकता है डिफरेंट होंगी, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग न्यू हायर हुए, ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर भी चेंज हो गया हो, और कस्टमर एंड पर भी हो सकता है कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं चेंज हो गए हो। तो यहां पर भी कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी, कोई ना कोई एक जो है आइटम न्यू होना चाहिए प्रोजेक्ट में। तो यहां पर यूनिकनेस क्या है, टाइम यूनिकनेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पर प्रोजेक्ट हो रहा है, डिफरेंट सिनारियोज में प्रोजेक्ट हो रहा है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। किसी भी रिपीटिव टाइम, अगर सेम टाइम में, अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग बन रही है और इसी टाइम में सेम बिल्डिंग, तो वो एक ही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, वो नया प्रोजेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है बिल्डिंग, ठीक है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। अब कंपनी ने एक काम दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया एक नए वेंडर कंपनी को कि इसकी क्या करना है, इसमें अगर लाइट खराब हो जाती है, लाइट लगानी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम है वो करना है, प्लम्बिंग का कोई काम है वो आपको करना है, यानी ये मेंटेनेंस का काम है। ये कोई एडिशन नहीं हो रहा, ऑलरेडी लाइट वहां लगी हुई थी, सिर्फ रिप्लेस की है, नई लाइट कोई भी नहीं लगा रहे वहां पर, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा, कोई नई सर्विस ऐड नहीं हो रही। तो ये हो गया, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये मेंटेनेंस वर्क हो गया, तो ये ONM में आएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, ये न्यू प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। अब देख लेते हैं कि टेम्परेरी एंडेवर का जो मतलब था, ठीक है, प्रोजेक्ट में जो था वर्ड टेम्परेरी, टेम्परेरी एंडेवर, इसका मतलब ये था कि प्रोजेक्ट का कोई स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट डेट है, और प्रोजेक्ट की कोई एंड डेट है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हो सकता है कि आपके किसी भी जो है ना क्लाइंट ने प्रोजेक्ट अलॉट किया है, ठीक है, ठीक है, सोशल नीड है कोई भी, ठीक है, जिसके लिए प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है। किस तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो ये जो है आपका कस्टमर जो है स्टार्ट डेट आपको देगा और एंड डेट जो है वो भी कस्टमर ही देगा। प्रोजेक्ट एंड कैसे हो सकता है ये हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एंड डेट कब अचीव होगी, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव अचीव, ठीक है, प्रोजेक्ट नो लॉन्गर रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट ही नहीं रहा प्रोजेक्ट, जिसके लिए हम काम कर रहे थे उसकी जरूरत ही नहीं रही, ठीक है, तो वो भी प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा वहां पर। अब जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट कहेगा भाई इस काम को रोक दो यहीं पर, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है कोई भी। मान लीजिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, नोकिया ने क्या किया, एंड्रॉयड
को रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लिया। उसके बाद सैमसंग ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया और बहुत ही ऊपर पहुंच गया सैमसंग। अब नोकिया अगर एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहा था, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था, तो उसने वो टर्मिनेट कर दिया कि भाई अभी जो है ना सोशल रिक्वायरमेंट उसकी नहीं रही है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें किसी दूसरी चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये चीज़ आ गई है, ठीक है। मान लीजिए कि वो एक गेम है, ठीक है, अगर सेम गेम किसी दूसरी कंपनी ने पहले लॉन्च कर दिया, ठीक है, और दूसरी कंपनी कोई उस गेम के ऊपर काम कर रही थी, तो वो उसको लॉन्च नहीं करेगी, वो प्रोजेक्ट को अपने वहीं टर्मिनेट करेगी, उसकी ज़रूरत नहीं रही, वो रिलेवेंस उसकी ख़त्म हो गई प्रोजेक्ट की। दूसरी क्या है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि फंडिंग जो है वो एग्जॉस्ट हो गई, तो एंड डेट आ जाएगी प्रोजेक्ट की, भाई फंडिंग ही नहीं रही, कोई फंड करने वाला नहीं रहा प्रोजेक्ट को, फंडिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर फंडिंग ख़त्म हो गई तो आपका प्रोजेक्ट आगे रन ही नहीं कर सकता, जो आपके जो इन्वेस्टर्स थे वो चले गए, उनको लग नहीं रहा कि प्रोजेक्ट रिलेवेंट है या प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा हो रहा है, या जो भी बजट एलोकेट हुआ था वो ख़त्म हो गया बजट, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं प्रोजेक्ट एंड होने के, ठीक है। और प्रोजेक्ट कुछ भी लीगल रीजंस की वजह से भी जो है प्रोजेक्ट, लीगल कॉज की वजह से भी प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, टर्मिनेटेड ड्यू टू लीगल कॉज। प्रोजेक्ट आप चल रहे थे, कम गवर्नमेंट ने छापा मार दिया, ठीक है, सील कर दी बिल्डिंग थी, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब बिल्डिंग को आगे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट आपका टर्मिनेट हो गया। ये कुछ रीज़न है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट और प्रोजेक्ट एंड होने के। प्रोजेक्ट स्टार्ट तो ऑब्वियसली क्लाइंट की तरफ से होगा, कस्टमर की तरफ से होगा, जब भी प्रोजेक्ट अलॉट होगा किसी भी कंपनी को तो वो क्लाइंट और कस्टमर की तरफ से होगा, और वो डिपेंड करता है कि सोशल रिक्वायरमेंट है या क्या वजह है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की। एंड होने के ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट जो है कोई डिफाइंड लिस्ट नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न होंगे, लेकिन सिर्फ आपको अभी बताना है सिनारियोज के। टेम्परेरी एंडिवर का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है किसी वजह से और एंड हो रहा है किसी वजह से, ये बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट के लिए, स्टार्ट और एंड डेट होनी बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट के लिए। तो अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रोजेक्ट्स ड्राइव चेंज, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ठीक है। ड्राइव चेंज से आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये इस वाई एक्सिस पर बिजनेस वैल्यू है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसका करंट स्टेट ये है, उसमें एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक्टिविटी ए बी सी, ठीक है। तो सेम एक्टिविटीज़ जो हैं ऑलरेडी ऑन गोइंग है, ए बी सी, लेकिन उन्होंने एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऐड कर दी, एक्टिविटी डी। वो एक्टिविटी उन्होंने इसलिए ऐड की ताकि कंपनी का जो फ्यूचर स्टेट है वो चेंज हो जाए और बिजनेस वैल्यू कंपनी की जो है बढ़ जाए। ये देखिए, यहाँ कंपनी की बिजनेस वैल्यू पहुँच गई, पहले यहाँ थी, तो इतना डिफरेंस जो आ गया ये कंपनी की बिजनेस वैल्यू पर आ गया। अब प्रोजेक्ट की टाइमिंग देख लीजिए क्या है, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है ये टी मान लेते हैं इसको टाइम, इतने टी टाइम यानी इसको 6 मंथ, सपोज ये 6 मंथ के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 6 मंथ्स में उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड की विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बाहर से क्लाइंट ने नहीं असाइन किया, कस्टमर ने नहीं असाइन किया, कोई सोशल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए एक्टिविटी डी स्टार्ट की उन्होंने, सारी एक्टिविटीज एज इट इज चल रही थी, ए बी सी, ठीक है, वो एक्टिविटीज एज इट इज रही। एक्टिविटी डी जब उन्होंने स्टार्ट की और 6 मंथ्स में उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अभी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर स्टेट है, ठीक है, वो फ्यूचर स्टेटस हमारा बढ़ गया और बिजनेस वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ गई। सपोज आपके पास KFC है, ठीक है, KFC का एग्जाम्पल ले लेते हैं। KFC के थाउजेंड्स ऑफ आउटलेट्स हैं विद इन अ कंट्री, ठीक है। कंट्री में कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, जैसे अभी कोरोना आया था पिछले साल, ठीक है, अभी भी चल रहा है, तो अपना ख्याल भी रखना है उसमें। उसमें क्या हुआ कि डाइनिंग सिस्टम जो है ख़त्म हो गया, लोग आने बैठ के खाना जो है नहीं बैठ के नहीं खा रहे थे, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो उन रेगुलेशंस को फुलफिल करने के लिए KFC ने क्या किया, एक एक्टिविटी डी, एक एडिशनल, ठीक है, फीचर उसने इम्प्लीमेंट किया अपने सिस्टम में, ठीक है। उसने क्या किया, ड्राइव थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन जो है डोर टू डोर सर्विस शुरू कर दी KFC ने, ठीक है। तो
केएफसी ने क्या किया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन केएफसी जितने भी आउटलेट्स थे कंट्री में, मान लीजिए 1000 आउटलेट थे, उसने कहा ये 6 में बहुत ज्यादा दे रहेगा, उसने कहा 6 वीक में, ठीक है, 6 वीक्स में मुझे ये फीचर ऐड करना है अपने सारे कंप्यूटर्स में, जितने भी कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर, उसमें ये फीचर ऐड करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक न्यू फीचर ऐड हो रहा है, ठीक है, सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, सेम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में एक फीचर ऐड हो रहा है, एक्टिविटी डी ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक लिमिटेड टाइम है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का टाइम है, प्रोजेक्ट एंड होने का टाइम है, तो ये टेम्परेरी एंड्योर है और एक यूनिक प्रोडक्ट भी है और यूनिक सर्विस इसको कह सकते हैं, और रिजल्ट भी आपका जो है चेंज हो गया। तो ये होगा एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या बिजनेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं बिजनेस वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कस्टमर ने दिए किसी वेंडर को, ठीक है, कि मेरी भाई मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, आपको मेरी गुडविल इंक्रीज करनी है, और कस्टमर का जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करनी है, आपको कुछ कोई भी मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल्स जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करनी है। पीएमआई ने बिजनेस वैल्यू को डिफाइन किया एज नेट क्वांटिफाइएबल बेनिफिट्स, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द बिजनेस एंड्यूअर, ठीक है, जो भी क्वांटिफाइएबल बेनिफिट्स हैं, जो भी बिजनेस से जिस भी तरह के बेनिफिट्स, वो रादर कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, कस्टमर को न्यू फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिससे कंपनी की इमेज बढ़ेगी, वो सारी चीजें बिजनेस वैल्यूज में ऐड होंगी। उसमें कंपनी के एसेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बिजनेस वैल्यू क्या है, एक्चुअली बिजनेस वैल्यू refers to the benefits that result from a project, okay, that result from a project, ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी बेनिफिट, ओके, प्रोजेक्ट से जो भी मिल रहा है वो बिजनेस वैल्यू हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है वो, ठीक है। टेंजिबल के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल बेनिफिट्स, ठीक है, मॉनेटरी एसेट्स हो गए, और क्या हो गया, स्टेक होल्डर इक्विटी हो गई, यूटिलिटी, फिक्सचर, टूल्स, ठीक है, ये सारे जो हो गए टेंजिबल बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। अब इनटेंजिबल बेनिफिट्स, इनटेंजिबल एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, इनटेंजिबल एलिमेंट्स क्या है, वो देख लेते हैं। इंटेंजिबल एलिमेंट्स है कंपनी की गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है, पब्लिक बेनिफिट, ट्रेडमार्क्स, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड रेपुटेशन, ठीक है, ये सारे इंटेंजिबल एलिमेंट्स हो गए। यहां मैं लिख देता हूं गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, ये जितने भी है ना इस तरह के, रेपुटेशन हो गई। तो भाई रेपुटेशन ब्रांडिंग के लिए ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ब्रांडिंग करने के लिए, रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए कंपनी की। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो बिजनेस वैल्यू क्रिएशन के लिए इनेबल होते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस वैल्यू इंक्रीज करने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो भी होगा वो टेम्परेरी एंड्यूअर होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, एंड होगा, और प्रोजेक्ट से कोई ना कोई यूनिक सर्विस, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक रिजल्ट निकलेगा, वही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को, जो डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पर। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये 4 ब्रॉड फैक्टर्स हैं। ठीक है, ब्रॉड वे में ये मेंशन है पिमबुक में, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ जाते हैं इमीडिएटली। ठीक है, मीट रेगुलेटरी, लीगल और सोशल रिक्वायरमेंट। कोई ऐसी जो है लीगल रिक्वायरमेंट आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि वो इंप्लीमेंट करनी है आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपने सडनली प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर दिया विद इन ऑर्गेनाइजेशन और उसको फिनिश करके रिक्वायरमेंट मीट कर दिया। कोई सोशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सोसाइटी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि वैट जो है 5% था, अब हो गया 15%। अब जितने भी सेलर्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, ठीक है, सबको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। पहले 5% से वो बिलिंग करते थे, अब 15% से बिलिंग करनी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उन्होंने उनके पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे सब पर एक अपग्रेड रन किया, ठीक है, और जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको एक ट्रेनिंग दी कि भाई अभी जो बिलिंग होगी वो 15% वैट के साथ होगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सोशल रिक्वायरमेंट किस तरह की आ सकती है, कोरोना जैसे आ गया, ठीक है, अभी सोशल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ गई कि कोई भी अगर जाएगा बाहर, ठीक है, तो उसको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, हैंड सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अब यही रिक्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी आ गई। कोई मॉल है, बड़ा मॉल, उसको क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर मेजर करने के लिए मशीन्स लगा दी वहां पर और वहाँ एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया। तो ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं बीच में आ सकते हैं, ये भी प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी वजह से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करने ज़रूरी हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब सेकंड क्या है कैटेगरी, सेकंड है सेटिस्फाई स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट और नीड। आपको पता है कि आपके कस्टमर में कोई स्टेक होल्डर बहुत हाई वैल्यू स्टेक होल्डर है जिसने एक पर्टिकुलर जो है रिक्वायरमेंट अपनी पोस्ट कर दी कि भाई मेरी नीड ये है। टेलीकॉम से रिलेटेड मैं लेता हूँ, टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। कोई एक सीईओ है कंपनी का, ठीक है, एयरटेल का सीईओ है, उसने कहा कि भाई फला जगह जो है मैं घर चेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो इमीडिएटली वहाँ पर एक साइट लगानी है एयरटेल की। अब उसने एरिक्सन को प्रोजेक्ट दे दिया, इमीडिएट प्रोजेक्ट के वहाँ पर साइट लगानी है या वहाँ पर कुछ भी लगाकर सिग्नल लेके आने। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको इमीडिएट स्टार्ट करने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट इनिशिएट करने पड़ेंगे। तो ये भी जो है प्रोजेक्ट्स हैं। इंप्लीमेंट और चेंज बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इस वजह से भी जो है आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजीज है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया, ठीक है। सबसे पहले क्या था, विंडोज 7 चल रहे थे, अब नई रिक्वायरमेंट आ गई, विंडोज 10 की रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपको क्या करना पड़ा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, सबके सिस्टम में जो है विंडोज 10 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, अपनी IT टीम को उठाया, अपनी IT टीम को हायर किया, 4 बंदों को सेलेक्ट किया कि भाई आपको विद इन 2 वीक्स जो है जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लैपटॉप में विंडोज 10 अपलोड करना है। प्रोजेक्ट आपको खत्म हो गया 2 वीक में अगर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट इंप्रूव ऑफ फिक्स प्रोडक्ट प्रोसेसेस और सर्विसेज। आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें कोई ग्लिच आ गया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसको इंप्रूव करना है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए भी, उसको फिक्स करने के लिए भी आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, उस सर्विसेज को या उस प्रोसेस को, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रोजेक्ट होता है। मान लिया आपने एयरटेल की 200 साइटें एरिक्सन ने लगा दी थी, लेकिन पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर हैंडओवर प्रॉपर नहीं हो रहा, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, कॉल ड्रॉप हो रही है, वहां पर कॉल्स नहीं चल रही, एक साइड से दूसरी साइड पर कॉल हैंडओवर नहीं आ रहा। अब वहां पर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए आपको इमीडिएट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, DT टीम हायर करनी पड़ेगी, उसको फिक्स करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हो रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हो रही हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी मार्केट में है, उस प्रोडक्ट को फिक्स करने की बात हो रही है। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ मान लीजिए, और उसमें पहले ही आपने पता कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि भाई फला जगह हैंडओवर नहीं हो रहा, फला जगह कॉल नहीं चल रही, तो आप इमीडिएट उसको फिक्स करेंगे ताकि प्रोजेक्ट जो है आपका रिक्वायरमेंट मीट कर सके कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। वरना आपका प्रोजेक्ट एंड नहीं होने देगा कस्टमर, ठीक है, प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा प्रोजेक्ट। तो ये बात हो रही है जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, आपकी सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं, उसके बाद उसमें कोई
प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएटली आपको एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, एक और प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा उस चीज को फिक्स करने के लिए। तो ये भी प्रोजेक्ट की ही एक शक्ल है। तो अभी हमने वीडियो में देखा प्रोजेक्ट के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, किस किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर आपके पास लाजमी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे पीएमपी में, ठीक है। तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा, मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दे रखा है। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।